हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक ऑफ कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट एडिशन ऑफ वेव्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वर्ड है ना, एक वर्ड है कोहेरेंट और एक हो गया इनकोहेरेंट। इसका मतलब क्या है? मतलब अगर मान लो कि दो वेव है, ठीक है, तो एक का फेज फाई वन और एक का फेज फाई टू। ठीक है, तो इनका जो फेज डिफरेंस है डेल्टा फाई, ठीक है, डेल्टा फाई इज द फेज डिफरेंस। तो ये जो फेज डिफरेंस है, ये अगर कांस्टेंट है, ठीक है, फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, मतलब इट कैन बी जीरो ऑल्सो। ठीक है, डेल्टा फाई कैन ऑल्सो बी जीरो। मतलब जीरो का मतलब क्या है कि दोनों सेम फेज में है, दोनों वेव, बोथ द वेव्स आर इन सेम फेज। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि जो फेज डिफरेंस है वो या तो कांस्टेंट है या जीरो है, ठीक है, देन इन दैट केस वी विल से दैट द वेव्स आर कोहेरेंट। ठीक है, वेव्स आर कोहेरेंट। बट अगर जो फेज डिफरेंस है, ठीक है, जो फेज डिफरेंस है वो अगर रैपिडली वेरिंग विद टाइम, इट इज नॉट ए कांस्टेंट बट इट इज रैपिडली वेरिंग विद टाइम, अलग अलग टाइम में फेज डिफरेंस अलग अलग है, तो उस केस में जो वेव्स होगा उनको बोलेंगे कि वो इनकोहेरेंट है, इनकोहेरेंट। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक जो टॉपिक का मीनिंग। ठीक है, तो अब इसमें एडिशन ऑफ वेव्स, ये एडिशन ऑफ वेव्स कैसे होगा और उससे कैसा क्या क्या चीजें हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, वो हम लोग इस वीडियो में बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो वेव्स का एडिशन है, ठीक है, एडिशन ऑफ वेव्स, उसको समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड ए प्रिंसिपल दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ठीक है, अब ये प्रिंसिपल क्या है? मान लो कि ये यहां पे एक पार्टिकल है, ठीक है, और एक वेव आ रहा है, ठीक है, और इस पार्टिकल को डिस्प्लेस कर रहा है इन द अपवर्ड डायरेक्शन बाय से 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहां पे जो वेव ये पहुंच रहा है ना, एट टाइम टी इक्वल टू 1 सेकेंड, टी इक्वल टू 1 सेकेंड। तो दो इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है 2 सेंटीमीटर में और एट टाइम टी इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, अब और एक वेव यहां पे आया, ठीक है, और एक वेव आया और उसने सेम टाइम टी इक्वल टू 1 सेकेंड में इस पार्टिकल को डिस्प्लेस किया ऊपर की तरफ, सेम एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये दोनों वेव, ठीक है, ये दोनों वेव अगर एक साथ आ गए, ये दोनों वेव अगर एक साथ आ रहे हैं, ठीक है, तो अगर वो वहां पे सेम टाइम टी इक्वल टू 1 सेकेंड में पहुंच रहे हैं, तो वो जो पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट अब हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, बट अगर सपोज सिचुएशन ऐसा हो गया कि जो दूसरा वेव है वो जब टी इक्वल टू 1 सेकेंड में पहुंच रहा है, तो ये पार्टिकल नीचे की तरफ डिस्प्लेस होता है थ्रू 2 सेंटीमीटर। तो अब इन दोनों वेव का हम लोग सुपरपोजिशन देख रहे हैं कि अब ये दोनों वेव अगर एक साथ आ गए, ठीक है, दोनों वेव अगर एक साथ आ गए, ठीक है, अब टाइम टी इक्वल टू 1 सेकेंड में अगर हम लोग उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट देंगे, तो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो होगा। ठीक है, मतलब क्योंकि एक वेव उसको ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करता है 2 सेंटीमीटर, दूसरा नीचे की तरफ डिस्प्लेस करता है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट टी इक्वल टू 1 सेकेंड में जीरो होगा, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब हम लोग वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट भी लगा रहे हैं कि देखो यहाँ पे जो फर्स्ट केस, यहाँ पे जो ये दोनों केस देखे थे, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में था, 2 सेंटीमीटर इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो हम लोगों ने ऐड किया था 4 सेंटीमीटर मिला था। बट फर्स्ट केस और थर्ड केस को जब देखा तो यहाँ पे एक का 2 सेंटीमीटर ऊपर हो रहा है, दूसरा का 2 सेंटीमीटर नीचे हो रहा है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया।
ठीक है। सो ये बेसिक आइडिया है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो इसको हम लोग कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं? डेफिनेशन यहाँ पे लिखता हूं, फॉर ए पर्टिकुलर पॉइंट in the medium, in the medium, the resultant displacement, the resultant displacement produced, the resultant displacement produced by a number of waves is the vector sum of the displacement produced by each of the waves, each of the waves। ठीक है। सो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ठीक है। ये वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जो हम लोग के एनसीईआरटी में डिस्कस किया है। ठीक है। मान लो कि S1 एक सोर्स है और S2 एक सोर्स है। ठीक है। और यहां पे P पॉइंट है। तो P पॉइंट वो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो एक वेव जो है वो आपका S1 से P की तरफ आ रहा है। ठीक है। और एक वेव जा रहा है आपका S2 से P की तरफ। ठीक है। तो वेव ऐसे आ रहा है, यहां से ऐसे आ रहा है, यहाँ पे भी वेव आ रहा है। ठीक है। अब यहां पे मान लो कि S1P इज इक्वल टू S2P, ये डिस्टेंस इक्वल है। ठीक है। और Y1 इज इक्वल टू हम लोगों ने ले लिया सपोज A cos ओमेगा टी, और Y2 इज इक्वल टू A cos ओमेगा टी। ये दो वेव है, दोनों का फेज डिफरेंस जीरो है, मतलब ठीक है, दोनों का फेज, यहाँ पे फेज डिफरेंस जीरो है क्योंकि दोनों में फेज ओमेगा टी है। ठीक है। तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वो कितना होगा? अभी हम लोगों ने पढ़ा था y इज इक्वल टू क्या होगा, y1 प्लस y2। तो इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस a cos ओमेगा टी। सो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ट्वाइस ए cos ओमेगा टी। ठीक है। ट्वाइस ए cos ओमेगा टी। तो मतलब स्टार्टिंग में जो हम लोगों ने वेव लिया था उसका एम्पलीट्यूड था a, दोनों वेव का a था। बट जो फाइनल वेव आया है उसका एम्पलीट्यूड कितना है, ट्वाइस ए आया। ठीक है। अच्छा, नाउ वी ऑल्सो नो दैट इंटेंसिटी intensity is proportional to square of the amplitude, intensity is proportional to square of the amplitude। ठीक है। तो इसीलिए अगर हम लोग ओरिजिनल वेव जो था उसका इंटेंसिटी अगर आई नॉट ले रहा हूं, ठीक है, सो आई नॉट प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होगा, तो आई नॉट इज इक्वल टू के ए स्क्वायर। ठीक है। और अभी अगर इंटेंसिटी आई है तो आई प्रोपोर्शनल टू ट्वाइस ए स्क्वायर होगा। सो आई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के टाइम्स 4a स्क्वायर। ठीक है। बट ये जो के ए स्क्वायर है, के ए स्क्वायर, ये क्या है, ये तो आई नॉट है। इसका मतलब आई आई इज इक्वल टू 4 I नॉट होगा। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी 4 I नॉट होगा। ये मैक्सिमम इंटेंसिटी हो रहा है, इंटेंसिटी ज्यादा हो रहा है। ठीक है। तो ये दिस इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हमेशा जब भी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा उसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। ठीक है। दिस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लास 11 में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था ये टॉपिक, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है।
अच्छा, ये तो एक एग्जांपल हो गया। ठीक है, एक एनसीईआरटी का ही है, एनसीईआरटी में ये सब चीजें दी हुई है, उसी चीज को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट मान लो कि S1, अगेन S1 और S2 दो सोर्स हो गए। ठीक है, अब जो लाइट आ रहा है ना, या वेव जो ट्रैवल कर रहा है, वो कोई क्यू पॉइंट में आ रहा है। ठीक है, क्यू पॉइंट पे आ रहा है, तो यहां से S1 से क्यू जा रहा है, वेव S2 से भी क्यू जा रहा है, बट ये डिस्टेंस अभी इक्वल नहीं है। तो यहां से वेव ये ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, यहां से वेव ट्रैवल किया, तो ये S2Q थोड़ा लंबा है, तो इसलिए S2Q जो पाथ लेंथ है वो मान लो कि 9 लैम्डा है, और S1Q जो पाथ लेंथ है वो सपोज कर लो 7 लैम्डा है। ठीक है, तो S2Q माइनस S1Q इज इक्वल टू 9 लैम्डा माइनस 7 लैम्डा, सो दैट इज इक्वल टू 2 लैम्डा। ठीक है, ये 2 लैम्डा हो गया पाथ डिफरेंस, 2 लैम्डा हो गया पाथ डिफरेंस। ठीक है, अब देखो अगर मैं एक वेव ड्रॉ करूं ऐसे। ठीक है, वेव ड्रॉ कर दिया, तो ये जो पॉइंट है, अगर ये एक्स सपोज ये एक्स एक्सिस है, तो ये एक्स इक्वल टू जीरो, तो ये एक्स इक्वल टू लैम्डा होगा, एक्स इक्वल टू लैम्डा। और अगर फेज के टर्म में बोले तो ये एंगल जीरो है, ये है पाई, और ये हो गया ट्वाइस पाई। मतलब यहाँ पे फाई इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे फाई इक्वल टू ट्वाइस पाई। ठीक है, तो मतलब अगर ये पोजीशन ए है और ये पोजीशन बी है, तो बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस वो कितना है, वो लैम्डा है। ठीक है, और जो फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस वो कितना है, हाउ मच इट इज 5 माइनस जीरो, दैट इज 5, सो दिस इज ट्वाइस पाई। ठीक है, बी में फेज कितना हो गया, 5 इक्वल टू ट्वाइस पाई, यहाँ पे 5 इक्वल टू जीरो, सो ट्वाइस पाई माइनस जीरो, सो दैट इज इक्वल टू ट्वाइस पाई। ठीक है, मतलब पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू फेज डिफरेंस ऑफ ट्वाइस पाई। ठीक है, पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस ऑफ ट्वाइस पाई। तो यहां पे पाथ डिफरेंस हमको कितना मिल रहा है, ट्वाइस लैम्डा, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस कितना होगा, फेज डिफरेंस कितना होगा, फेज डिफरेंस विल बी, लैम्डा के लिए ट्वाइस पाई होता है, तो 2 लैम्डा के लिए 4 पाई होगा। मतलब यहां पे इन दोनों के बीच में S1 और S2 जो वेव आ रहा है उनके बीच में जो पाथ डिफरेंस है ट्वाइस लैम्डा, विच इज इक्वल टू फेज डिफरेंस ऑफ 4 पाई, फेज डिफरेंस ऑफ 4 पाई। ठीक है, तो इसको हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में अगर लिखेंगे, इन दोनों, इसका इक्वेशन और इसका इक्वेशन, वेव का इक्वेशन, तो जो यहां से जो वेव आ रहा है, S1 से जो वेव आ रहा है, उसका अगर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, यहां से जो वेव आ रहा है इसका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन में लिखता हूं y1, या नीचे लिख देता हूं इसको, दैट विल बी बेटर, y1 इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। ठीक है, तो y2 इक्वल टू मैं लिख सकता हूं a cos ओमेगा t माइनस 4 पाई। तो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 4 पाई हो गया। ठीक है, बट a cos ओमेगा t माइनस 4 पाई कितना होता है, a cos ओमेगा t होता है, a cos ओमेगा t होता है। ठीक है, मतलब y1 इक्वल टू a cos ओमेगा t, y2 इज आल्सो इक्वल टू a cos ओमेगा t। तो ये तो प्रीवियस कंडीशन ही हमारे पास आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, सो दैट इज इक्वल टू ट्वाइस a cos ओमेगा t, ट्वाइस ए cos ओमेगा टी। मतलब यहाँ पे अगेन अगर इनिशियल इंटेंसिटी आई नॉट है, तो फाइनल इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 4 आई नॉट, 4 आई नॉट। तो मगर इसका मतलब क्या है, फिर से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब इंटेंसिटी इज मैक्सिमम। ठीक है, अच्छा,
अब अगर तीसरा केस देखते हैं, S1 और S2 दो सोर्सेस है, ठीक है। अब जो लाइट ट्रैवल कर रहा है या वेव ट्रैवल कर रहा है वो आर की तरफ जा रहा है, ठीक है। S1 से भी आर की तरफ जा रहा है और S2 से भी आर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वेव आ रहा है, यहाँ से भी वेव आया, ठीक है। अब मान लो कि S1R जो है दैट इज इक्वल टू 9.75 लैम्डा, ठीक है। और S2R जो है इट इज इक्वल टू 7.25 लैम्डा, ठीक है। अब पार्ट डिफरेंस कितना होगा? अब पार्ट डिफरेंस सपोज S2R माइनस S1R करते हैं, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू माइनस 2.5 लैम्डा, माइनस 2.5 लैम्डा, ठीक है। लैम्डा के लिए ट्वाइस पाई था, लैम्डा के लिए फेज ट्वाइस पाई था, पार्ट डिफरेंस लैम्डा होगा तो फेज डिफरेंस ट्वाइस पाई होता है। सो 2.5 लैम्डा के लिए कितना हो जाएगा? 2.5 लैम्डा के लिए ये 5 पाई हो जाएगा, 5 पाई हो जाएगा, ठीक है। सो अब अगर मैं लिखता हूं y1 इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, तो इसका मतलब y2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5 पाई, फेज डिफरेंस इज 5 पाई, ठीक है। बट ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5 पाई का मतलब होता है y2 इज इक्वल टू माइनस ए कॉस ओमेगा टी, y1 ए कॉस ओमेगा टी है, तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? जीरो होगा। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y is equal to y1 plus y2, so that is equal to a cos omega t plus minus a cos omega t, so that is equal to zero, that is equal to zero, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी जीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है, ठीक है। सो इसका मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो इंटेंसिटी भी जीरो होगा। द टू डिस्प्लेसमेंट, द टू डिस्प्लेसमेंट्स will cancel out, will cancel out, giving zero intensity, जीरो इंटेंसिटी। अब जीरो इंटेंसिटी मतलब ये मिनिमम इंटेंसिटी है, तो जीरो इंटेंसिटी का मतलब क्या है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। सो बेसिकली हमको अभी आइडिया हो गया कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या हो रहा है, ठीक है। सो यहां पे देखो इस जो रिजल्ट है इसको हम लोग जनरलाइज कैसे कर सकते हैं कि अगर ये आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि अगर S2P माइनस S1P मतलब जो, या S1P माइनस S2P मतलब यहाँ पे जो ये साइन है मतलब बड़ा माइनस छोटा, अगर S1P बड़ा है तो S1P माइनस S2P करेंगे, मतलब पार्ट डिफरेंस को पॉजिटिव वैल्यू लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर जो पार्ट डिफरेंस है, ठीक है, मतलब S1 और S2 से लाइट P की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इनके बीच में जो पार्ट डिफरेंस है वो अगर n लैम्डा है, ठीक है, n इज इक्वल टू 0 1 2 3, तो उस केस में हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा एंड रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी 4I0, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है साइन, ये जो साइन इसका मतलब क्या है? रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस बिटवीन S1P एंड S2P। ऑन द अदर हैंड, if the P is such that the part difference S1P minus S2P is equal to n plus half lambda, अच्छा इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, twice n plus 1 lambda by 2, मतलब odd multiple of lambda by 2, odd multiple of lambda by 2, ठीक है। यहां पे देखो, यहां पे हमारा क्या है था? 2.5 लैम्डा पार्ट डिफरेंस। 2.5 लैम्डा का मतलब क्या है? 5/2 लैम्डा, या 5 इंटू लैम्डा बाई 2, ठीक है। तो 5 क्या है? ऑड है कि नहीं है? ठीक है। बट इससे पहले वाला जो केस था जिसमें हमको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिला था, वहां पे 2 लैम्डा था, ठीक है। 2 लैम्डा मतलब एन लैम्डा, एन लैम्डा।
तो अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा है तब हमको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा है, ठीक है। और ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई टू है, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई टू है, तब हमको क्या मिल रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। सो वही चीज यहाँ पे समराइज किया है कि अगर पार्ट डिफरेंस जो है, पार्ट डिफरेंस वो अगर मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, तो उस केस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और जो इंटेंसिटी होगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी 4I0 होगा, ठीक है। और अगर पार्ट डिफरेंस जो है वो अगर ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई टू, ट्वाइस एन प्लस वन टाइम्स लैम्डा बाई टू, तो उस केस में हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को और भी हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में और अच्छी तरह से समझेंगे। बट बेसिक चीज ये है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम हो रहा है, वो 4I0 हो रहा है, ठीक है। और अगर इंटेंसिटी जीरो है तो इसका मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वही जो पैटर्न, वेव का पैटर्न है वो यहाँ पे दिखाया है कि ऐसा हाइपरबोलिक फॉर्म में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका n इक्वल टू जीरो स्ट्रेट लाइन हो गया, n इक्वल टू वन में इस तरह का फॉर्म हुआ, जो लाइट मतलब लाइट का इंटेंसिटी इस जगह में गिरेगा, ठीक है। तो ये जो शेप है, ऐसा शेप क्यों हो रहा है, ठीक है, ये चीज हमको क्या दिख रहा है, ये हम लोग इन डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे इन द एक्सपेरिमेंट, वाइन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको ये चीज समझना है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम लोग अगर थोड़ा जनरलाइज करें, ठीक है, ये तो कुछ स्पेसिफिक केस हम लोगों ने देखे थे, एग्जांपल देखे थे, बट मान लो कि हमारे पास एक वेव है y1 इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है, और एक वेव है y2 इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, मतलब फाइव इज द फेज डिफरेंस, ठीक है, फाइव इज द फेज डिफरेंस एंड इट इज कांस्टेंट, ठीक है। कोहेरेंट सोर्स के लिए हमारे पास कंडीशन था कि कोहेरेंट सोर्स के लिए, फॉर कोहेरेंट सोर्स फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस या तो वो जीरो होगा और या वो कांस्टेंट होगा, मतलब अगर फेज डिफरेंस जीरो नहीं है तो कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो फाइव कांस्टेंट है, तो यहां पे अगर इन दो वेव्स का सुपरपोजिशन हुआ, ठीक है, इन दो वेव्स का सुपरपोजिशन, सो ऑन सुपरपोजिशन जो रिजल्टेंट वेव होगा वो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू, सो दैट इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। सो ये कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला हो गया, सो y इज इक्वल टू ए टू टाइम्स कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव होल डिवाइड बाई टू कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव होल डिवाइड बाई टू कॉस ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू, ठीक है। सो y इक्वल टू हो गया, y इक्वल टू ट्वाइस ए कॉस फाइव बाई टू कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव बाई टू, ठीक है। मतलब ये जो टर्म है ये कॉस माइनस फाइव बाई टू होगा, ठीक है, बट दैट इज इक्वल टू कॉस फाइव बाई टू, तो उसको मैं आगे लेके चला गया, ठीक है। तो इनिशियली जो वेव था उसका एम्पलीट्यूड एक का, दोनों का ए है, ठीक है। यहां पे जो एम्पलीट्यूड टर्म है वो ट्वाइस ए कॉस फाइव बाई टू आ रहा है, ठीक है। ये है आपका, दिस इज इक्वल टू कैपिटल ए, सपोज वेयर दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, ये काफी इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, क्यों, क्योंकि जो एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव है ना, वो दोनों वेव के फेज डिफरेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, वो फाइव के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ट्वाइस ए कॉस फाइव बाई टू आ रहा है ना, ठीक है। तो इसको मैं लिखता हूं y इज इक्वल टू कैपिटल ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव बाई टू, वेयर ए इज इक्वल टू ट्वाइस ए कॉस फाइव बाई टू, ट्वाइस ए कॉस फाइव बाई टू, ठीक है। तो हमारे पास जो वेव इक्वेशन था पहले था जिसमें हम लोगों ने एम्पलीट्यूड को ए लिया था, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं
इंटेंसिटी को आई नॉट लो तो आई नॉट इज इक्वल टू के ए स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि आई नॉट इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनल इंटेंसिटी अगर आई है तो आई इज इक्वल टू के टाइम्स कैपिटल ए स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू के टाइम्स 4 ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5/2, कॉस स्क्वायर 5/2। अब यहां पे जो के ए स्क्वायर है, के ए स्क्वायर टर्म, ठीक है, के ए स्क्वायर क्या है? इट इज आई नॉट। तो इसको मैं आई नॉट से अगर रिप्लेस करूंगा तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2, 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2। ठीक है, तो ये आ गया आपका इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। ठीक है, अब ये इंटेंसिटी कब मैक्सिमम होगा कब भी नहीं होगा वो देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आ गया आई इक्वल टू 4 आई नॉट कॉस स्क्वायर 5/2। ठीक है, तो आई इंटेंसिटी मैक्सिमम कितना वैल्यू होगा? मैक्सिमम वैल्यू 4 आई नॉट होगा जब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म कॉस स्क्वायर 5/2 1 होना चाहिए, कॉस स्क्वायर 5/2 का वैल्यू 1 होना चाहिए। ठीक है, और इंटेंसिटी मिनिमम कब होगा? मतलब जीरो होगा। कब होगा? जब कॉस स्क्वायर 5/2 का वैल्यू जीरो होगा। ठीक है, अब अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी है मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, और इंटेंसिटी अगर मिनिमम है तो वो क्या हो गया? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो अब कॉस स्क्वायर 5/2 का वैल्यू अगर 1 है तो इसका मतलब फाइ का वैल्यू क्या क्या होता है? फाइ का वैल्यू जीरो होता है। ठीक है, फाइ का वैल्यू जीरो होगा तो कॉस जीरो 1 होता है। फाइ का वैल्यू ट्वाइस पाई हो सकता है। ठीक है, फाइ का वैल्यू ट्वाइस पाई अगर होगा तो ये ट्वाइस पाई बाई टू मतलब कॉस पाई -1 उसका स्क्वायर करेंगे तो +1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्लस माइनस दोनों के लिए होगा। ठीक है, सिमिलरली ये +-4 पाई के लिए भी होगा। सिमिलरली ये +-6 पाई के लिए भी होगा। मतलब बेसिकली जो फाई इज इक्वल टू इवन मल्टीपल ऑफ पाई अगर है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, अच्छा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होगा? फाई इज इक्वल टू अगर सपोज कर लो कि +-पाई है, क्योंकि फाई का वैल्यू पाई अगर हो गया यहाँ पे तो पाई बाई 2 तो जीरो हो जाएगा। बात समझ में आया? तो +-पाई होता है, +-3 पाई होता है क्योंकि 3 पाई बाई 2 भी होता है जीरो, +-5 पाई भी होता है। तो मतलब बेसिकली फाई इक्वल टू अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है तब आपका इंटेंसिटी मिनिमम होगा, इंटेंसिटी मिनिमम होगा। ठीक है, अच्छा देखो इसी चीज को मैं यहां पे लिख सकता हूं n टाइम्स ट्वाइस पाई। ठीक है, n टाइम्स ट्वाइस पाई मतलब फाई, ये तो फाई तो फेज डिफरेंस है। ठीक है, दिस इज द फेज डिफरेंस। ठीक है, तो फेज डिफरेंस अगर ट्वाइस एन पाई है तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर फेज डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, अच्छा एक और चीज हम लोगों ने पढ़ा था कि जो फेज डिफरेंस ऑफ ट्वाइस पाई इज इक्वल टू पार्ट डिफरेंस ऑफ लैम्डा। तो मतलब अगर पार्ट डिफरेंस को मैं x से रिप्रेजेंट करूं तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n टाइम्स लैम्डा, n टाइम्स लैम्डा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू ट्वाइस n प्लस 1। ट्वाइस पाई अगर लैम्डा है तो पाई कितना होगा? लैम्डा/2, लैम्डा/2। मतलब अगर पार्ट डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा/2 है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, पार्ट डिफरेंस अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यही चीज तो हम लोगों ने यहाँ पे कंक्लूड किया था, है कि नहीं? पार्ट डिफरेंस n लैम्डा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, पार्ट डिफरेंस ट्वाइस n प्लस 1 लैम्डा/2 ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा/2 डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, बात समझ में आया? ठीक है, अच्छा तो देखो अभी और एक चीज कि ये इंटरफेरेंस में एक्चुअली हो क्या रहा है। देखो
वेव आ रहा है यहां से, एक वेव, दो वेव, तीन वेव, चार वेव, पांच वेव, छह वेव, सात, आठ, सबका एम्पलीट्यूड इक्वल है, सबका एम्पलीट्यूड इक्वल है। ठीक है, तो इंटेंसिटी हम लोग इसको ले लेते हैं आई नॉट, 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 आई नॉट। तो ये जो सुपर इम्पोज कर रहा है तो ये ट्वाइस आई नॉट हो रहा है, ये सुपर इम्पोज किया तो ये भी ट्वाइस आई नॉट हो गया, ये सुपर इम्पोज किया तो ये भी ट्वाइस आई नॉट हो गया, ये सुपर इम्पोज किया तो ये भी ट्वाइस आई नॉट हो गया। मगर हमको क्या मिल रहा है, हमको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या मिल रहा है, फोर आई नॉट। मिनिमम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या मिल रहा है, जीरो। तो हो क्या रहा है सब, ये जो ट्वाइस आई नॉट है ना, ये यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, फोर आई नॉट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो। ये ट्वाइस आई नॉट क्या है, यहाँ शिफ्ट हो गया, तो ये क्या हो गया, फोर आई नॉट। यहाँ पे क्या हो गया, जीरो। तो हमको इंटेंसिटी क्या मिल रहा है, फोर आई नॉट मिल रहा है, जीरो मिल रहा है, फोर आई नॉट मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। ठीक है, तो मतलब क्या हो रहा है, मतलब यहां से देखो, लाइट, लाइट क्या है, लाइट एनर्जी, तो एनर्जी आ रहा है। ठीक है, फिर एनर्जी आके डायरेक्ट ऐड अप नहीं हो रहा है, ट्वाइस आई नॉट मुझे नहीं दे रहा है, मुझे क्या दे रहा है, फोर आई नॉट दे रहा है। मतलब यहाँ का एनर्जी यहाँ पे शिफ्ट हो गया, यहाँ का एनर्जी यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो कहीं पे हमको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा है जहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है, और कहीं पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है वहां पे इंटेंसिटी जीरो है। तो ये क्या हो रहा है, एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, क्यों हो रहा है, क्योंकि कोहेरेंट सोर्स से लाइट आ रहा है। तो इसी फेनोमेना को बोलते हैं इंटरफेरेंस। ठीक है, इसी चीज को बोलते हैं इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस। ठीक है, इंटरफेरेंस क्या हो गया, रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेस, टू कोहेरेंट। So interference is the phenomena of redistribution of light energy from two coherent sources, from two coherent sources। ठीक है, अच्छा, तो कोहेरेंट सोर्स होने से तो ऐसा हो रहा है। ठीक है, इनकोहेरेंट सोर्स, स्टार्टिंग में टॉपिक में हम लोगों ने लिखा था इनकोहेरेंट। तो इनकोहेरेंट मतलब क्या, मैंने बोला था रैपिडली वेरिंग, फेज डिफरेंस रैपिडली वेरी हो रहा है, उस केस में क्या होगा। ठीक है, इफ द फेज डिफरेंस, इफ फेज डिफरेंस is rapidly varying with time, rapidly varying with time। ठीक है, तो अब देखो, अब हमारे पास जो इंटेंसिटी का रिलेशन था, आई इज इक्वल टू फोर आई नॉट कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू। तो फाइव तो कांस्टेंट था, तो इसलिए हम लोगों ने डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, आई का वैल्यू निकालेंगे। बट फाइव का वैल्यू अगर चेंज हो रहा है, रैपिडली चेंज हो रहा है, तो इंटेंसिटी निकालने के लिए हमको ये एवरेज वैल्यू निकालना पड़ेगा, एवरेज इंटेंसिटी निकालना पड़ेगा। तो अच्छा, एवरेज जैसे ए है, इसका अगर एवरेज निकालना है तो ए एवरेज, तो इसका सिंबल हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए ऐसा ब्रैकेट। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एवरेज इंटेंसिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एवरेज इंटेंसिटी अगर कैलकुलेट करेंगे, मतलब दोनों साइड एवरेज लेना है, फोर आई नॉट तो कांस्टेंट है, तो उसका एवरेज तो फोर आई नॉट ही होगा। तो बेसिकली हमको एवरेज किसका लेना है, कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू जो है उसका एवरेज कैसे निकालोगे। अब फाइव का वैल्यू जीरो से ट्वाइस फाइव वेरी कर रहा है, सो जीरो से ट्वाइस फाइव कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू डी फाइव डिवाइड बाई जीरो से ट्वाइस फाइव डी फाइव। मतलब कॉस स्क्वायर का वैल्यू, कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू का वैल्यू जितना वेरी कर रहा है, डिवाइड बाई टोटल एंगल, टोटल एंगल कितना होगा, ट्वाइस फाइव। मतलब डिनोमिनेटर को इंटीग्रेट करने से तो ट्वाइस फाइव आएगा, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू आता है हाफ। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास जो एवरेज इंटेंसिटी होगा वो फोर आई नॉट टाइम्स हाफ, फोर आई नॉट टाइम्स हाफ, मतलब ट्वाइस आई नॉट होगा। मतलब एवरीवेयर हमको ट्वाइस आई नॉट मिलेगा, हर जगह पे ट्वाइस आई नॉट मिलेगा। ठीक है, तो इंटरफेरेंस में हमको क्या मिला था, इंटरफेरेंस में हमको मिला था इंटेंसिटी फोर आई नॉट मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ऑल्टरनेट जगह पे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। बट अगर इनकोहेरेंट सोर्स है तो हर जगह पे हमको इंटेंसिटी बराबर मिलेगा, हर जगह पे इंटेंसिटी इक्वल होगा। ठीक है, हर जगह पे इट विल बी ट्वाइस आई नॉट,
ठीक है। सो ये चीज यहाँ पे मैं रिमार्क में लिखता हूं कि व्हेन द फेज डिफरेंस when the phase difference uh, changes changes rapidly with time, changes rapidly with time, the two sources the two sources are said to be incoherent, are said to be incoherent incoherent ठीक है। at this state at this state the intensities the intensities just add up just add up ठीक है। डायरेक्ट मतलब ऐड हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कुछ वहां पे हमको सोचना ही नहीं है, मतलब आई नॉट प्लस आई नॉट क्या हो गया हमारे पास, ट्वाइस आई नॉट हो गया, ठीक है। आई नॉट प्लस आई नॉट हो गया ट्वाइस आई नॉट, ठीक है। एवरीवेयर यू विल गेट द सेम इंटेंसिटी, ठीक है। अच्छा, ये तो हम लोगों ने केस लिया कि जब दोनों वेव जो थे, दोनों वेव स्टार्टिंग वेव जो थे उनका एम्पलीट्यूड सेम था, दोनों का ए, ठीक है। बट इंटरफेरेंस के लिए ये कंडीशन जरूरी नहीं है। इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन ये जरूरी है कि जो सोर्स है वो कोहेरेंट होने चाहिए, द सोर्सेस मस्ट बी कोहेरेंट, ठीक है। अच्छा, अब अगर एम्पलीट्यूड भी इक्वल नहीं है तब क्या होगा वो देखते हैं, ठीक है। सपोज y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, एक वेव का इक्वेशन है, ठीक है। वेव प्रोपोगेटिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और y2 इज इक्वल टू है a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, मतलब फाइव हो गया फेज डिफरेंस, मतलब कोहेरेंट सोर्स है, ठीक है। कोहेरेंट सोर्स का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, फेज डिफरेंस फाइव है विच इज ए कांस्टेंट, ठीक है। और आपका a1 a2 हो गया एम्पलीट्यूड। तो ये दोनों वेव अगर सुपर इम्पोज कर रहे हैं तो जो रिजल्टेंट वेव होगा वो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। सो दैट इज y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a1 सॉरी एंड a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, जो सेकेंड टर्म है उसको हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा a2 साइन साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉस फाइव। मतलब ये जो टर्म है इसको अगर हम लोग ए लें और इसको बी लें तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस a2 कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स साइन फाइव, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर करें तो y इज इक्वल टू a1 प्लस a2 कॉस फाइव, मतलब ये जो पहला जो टर्म है इसमें साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स को कॉमन ले लिया, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और जो सेकेंड टर्म है उसको ऐसे लिख लिया प्लस a2 साइन फाइव कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। अब देखो यहां पे पहले टर्म में a1 प्लस a2 साइन फाइव आ रहा है, कॉस फाइव आ रहा है, सॉरी a1 प्लस a2 कॉस फाइव विच इज ए कांस्टेंट, और यहाँ पे a2 साइन फाइव इट इज ए कांस्टेंट। तो ये दोनों कांस्टेंट को हम लोग रिप्लेस करते हैं बाय सम अदर कांस्टेंट, रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट ही है, ठीक है। सो क्यों रिप्लेस कर रहे हैं थोड़ी देर में ये चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। a1 प्लस a2 कॉस फाइव जो है उसको हम लोग ले रहे हैं कैपिटल ए कॉस थीटा, ठीक है, लेट ये ज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। एंड a2 साइन फाइव जो है इसको ले रहे हैं हम लोग कैपिटल ए
साइन थीटा। तो ये वैल्यूज अगर हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू कैपिटल A कॉस थीटा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ए साइन थीटा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब ये तो यार फिर से स्टैंडर्ड रिलेशन एक आ गया, क्या आया, y इज इक्वल टू कैपिटल A साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा प्लस थीटा। ठीक है, अब मैंने देखो ये सब्स्टिट्यूशन जो किया था ना, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन ये किया था और एक ये किया था। ये क्यों किया था, ये भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास जो वेव का इक्वेशन था ना, ठीक है, वेव का इक्वेशन यहाँ पे था y इज इक्वल टू ए वन साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और यहाँ पे था ए टू इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। तो जो वेव का इक्वेशन था उसमें क्या था, एक तो यहाँ एम्पलीट्यूड वाला टर्म ए वन आ रहा है और फिर साइन ऑफ फेज। यहाँ पे दूसरा वेव क्या था, यहाँ पे वेव जो स्टार्टिंग में लिया था यही है ना कि एक पे ये हो गया एम्पलीट्यूड साइन ऑफ फेज, फिर यहाँ पे एम्पलीट्यूड साइन ऑफ फेज। ठीक है, बट जब हम लोग सिंप्लीफाई किए तो हमारे पास एक भयंकर सा इक्वेशन आ गया। ठीक है, इतना भयंकर। ठीक है, बट हम लोग जब ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं ना यहाँ पे, तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आ रहा है क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एम्पलीट्यूड टाइम्स साइन ऑफ फेज। तो स्टार्टिंग में जो वेव का इक्वेशन था उसी फॉर्म में हम लोग उसको लेके आ गए। तो यहाँ पे ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उसको निकालते हैं। ये मतलब ये अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो ये जो ए होगा ये एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव होगा। दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव, करेक्ट, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। अब इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू क्या है, अब यहाँ पे देखो ये जो इक्वेशन है, सपोज ये इस इक्वेशन को 1 ले लेते हैं, इसको एक 2 लेते हैं, तो अगर तुम 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दोनों को स्क्वायर करके ऐड करोगे तो तुम्हारे पास आएगा a इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए वन ए टू कॉस फाइव, ट्वाइस ए वन ए टू कॉस फाइव। तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला। ये वेक्टर में जो रिजल्टेंट निकालते थे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में उसी की तरह हो गया। ठीक है, देखने में वैसे ही लग रहा है कि नहीं। अच्छा, अब ये तो एम्पलीट्यूड हो गया। अब हमको पता है इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर है, तो इसको अगर स्क्वायर करते हैं दोनों साइड, ठीक है, सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए वन ए टू कॉस फाइव, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। तो यहां पे क्या लिख सकता हूं, इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन रूट आई टू कॉस फाइव, कॉस फाइव। ठीक है, अच्छा, यहां से हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको एम्पलीट्यूड में ना देखें, हम लोग इंटेंसिटी में देखें तो वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो यहां पे आई मैक्स इंटेंसिटी मैक्सिमम कितना होगा, जब ये कॉस फाइव टर्म 1 होगा तो मतलब आई मैक्स को क्या लिख सकता हूं मैं, रूट आई वन प्लस रूट आई टू उसका स्क्वायर। ठीक है, आई मिनिमम क्या हो जाएगा, आई मिनिमम क्या हो जाएगा, रूट आई वन माइनस रूट आई टू उसका स्क्वायर। ठीक है, इसी चीज को अगर इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड देखें, ठीक है, वो भी देख ही लेते हैं। तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, ए मैक्स कब होगा, दैट विल बी इक्वल टू ए वन प्लस ए टू, और ए मिनिमम क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू ए वन माइनस ए टू, ए वन माइनस ए टू। ठीक है, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होता है, तो इसको इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड लिखते हो तो कैसे लिखोगे, आई मैक्स इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू इसका स्क्वायर, और आई मिनिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई मिनिमम इक्वल टू ए वन माइनस ए टू इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में तो हम लोग थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सो बेसिकली
दिस इज ऑल अबाउट कि किस कंडीशन में इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, किस कंडीशन में इंटेंसिटी मिनिमम होगा। ठीक है, चीज डिफिकल्ट नहीं है, बट व्हाट इज रिक्वायर्ड इज एक बार मतलब खुद लिख के प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने सारी चीजें इन डिटेल डिस्कस किया है। कहीं कुछ डिफिकल्ट होगा तो आप लोग बताइएगा। ठीक है, बट द मेन थिंग इज प्रैक्टिसिंग दीज थिंग्स ऑन योर ओन। ठीक है।